ये ऐसा पैरामीटर है जिसे ट्रेडिशनली बड़े बड़े फंड मैनेजर्स यूज करते हैं और हर एक जो फंडामेंटल यूज करता है इस पैरामीटर को जनरली यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है एज कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कंपनी वैल्यूएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक शेयर है XYZ जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए, करंट मार्केट प्राइस। अब मेरा आपसे सवाल एक है कि बताइए ये शेयर महंगा है या सस्ता? तो केवल प्राइस को देखकर तो आप लोग नहीं बता सकते ना ये महंगा या सस्ता है। आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे उसके लिए। उन्हीं पैरामीटर से वैल्यूएशन करना संभव होता है और आप डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट में शेयर महंगा है या सस्ता है। ठीक है? हाँ जी, उस सेक्टर के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। तो यहां पर केवल प्राइस को देखकर आप कभी भी ये डिसीजन नहीं ले सकते कि शेयर सस्ता है या महंगा। सोचिए इसकी कीमत फेयर वैल्यू हो 50 रुपए और 100 रुपए में आप खरीद लो तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो 50 रुपए की चीज को आप कितने में खरीदना चाहोगे? 10 रुपए में। अब 50 रुपए की एक्चुअल वैल्यू का शेयर बिकेगा तो 50 में ही ना, पर अभी कितने पे मिल रहा है आपको? तो खरीदना बनता है या नहीं? तो जब भी शेयर सस्ता होता है आपको खरीदना चाहिए। अब ये सस्ता या महंगा कौन बताएगा? यही वैल्यूएशन होती है जो आज हम सीखेंगे। वैल्यूएशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट की और वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला पैरामीटर वैल्यूएशन का जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, EPS। अब EPS क्या होता है? इसे कैसे कैलकुलेशन में मत फंसना क्योंकि सारी चीज रेडी टू यूज आजकल ऐप पे मिलती है, तो कैलकुलेशन में मत फंसना। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। देखिए कंपनी ने मार्केट में जो शेयर इशू किए हुए हैं उन्हीं से तो कंपनी में पैसा आया है ना। तो जब कंपनी उस पैसे को बिजनेस में इन्फ्यूज करती है और उससे बिजनेस करती है तो जितना भी बिजनेस कंपनी ने किया है उसका नेट प्रॉफिट, उसका जो नेट प्रॉफिट होता है उसको ना शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए 1000 रुपए को मैं 500 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? ये 2 रुपए ना अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी क्या कर रही है? एक शेयर पे 2 रुपए कमा रही है। अब ये 2 रुपए से बढ़कर अगर 5 रुपए हो जाए तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप तो यही चाहते हैं। देखिए जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तभी तो लगाएंगे। और सोचिए 2 रुपए से गिर के ये 1 रुपया आ जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। इसका मतलब है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। अब सवाल है कि अगर 2 रुपए से 2 रुपए 10 पैसे आ जाए तब भी बढ़ रहा है, 2 रुपए 50 पैसे आ जाए तब भी बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि कितना बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। आपको एक पैरामीटर तो सेट करना पड़ेगा। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ना, जब भी ये 10% से 15% इंक्रीज होता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। और ये नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक किया जाता है क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली आते हैं। ठीक है? तो 10 से 15% का इंक्रीमेंट इन EPS इज कंसीडर्ड एज गुड। तो आप उस कंपनी के शेयर को सेलेक्ट करेंगे और जितना ज्यादा है वो और अच्छा है। कम से कम है ये मिनिमम,
दो कंपनियां जब आपस में मिल जाती हैं उसे मर्जर कहते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं सर। अगर मान के चलिए कि किसी कंपनी के शेयर का भाव 100 रुपये है और दूसरे का 150 है या 200 है, उसी प्रोपोर्शन में मर्जर आएगा और जिसके लिए फेवरेबल होगा उसके प्राइस ऊपर जाएंगे, जिसके लिए अनफेवरेबल होगा नीचे जाएंगे। देखिए दूसरा जो पैरामीटर है ना, इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। एक शेयर होल्डर को किससे मतलब होता है? अपनी इक्विटी से मतलब होता है। जब नेट इनकम को हम शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो आरओई आती है, ठीक है। अब आरओई आपको बताता है कि मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे से यूज कर रहा है जिससे आपकी इक्विटी बढ़ रही है। अगर इक्विटी आपकी बढ़ रही है तो अच्छी बात है ना, और जितनी इक्विटी बढ़ेगी शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसका पैरामीटर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है वो है 20% एंड अबव। तो जब भी शेयर का प्राइस जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% एंड अबव होगा, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा पैरामीटर है जिसे ट्रेडिशनली बड़े बड़े फंड मैनेजर्स यूज करते हैं और हर एक जो फंडामेंटल यूज करता है इस पैरामीटर को जनरली यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है एज कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस। अब ऐसा समझो, मैंने कुछ देर पहले आपसे सवाल पूछा था कि मान लेते हैं किसी शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये महंगा है या सस्ता है अगर आपको देखना है तो आपको ना एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब टेक्निकली इसे यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो मान लेते हैं मैं आप सभी से पूछूं कि आप अगर अपना पैसा बैंक एफडीज में डालते हैं तो आपको कितने % का श्योर शॉट रिटर्न मिलता है? 5 लाख तक। बैंक अगर डूब भी जाए तब भी इंश्योरेंस है उसका, तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना। इसका मतलब है बिना रिस्क के कितना पैसा मिल रहा है। अब मेरा सवाल कि आप इक्विटी में पैसा डालेंगे तो क्या 6% के लिए थोड़ी डालेंगे? आप बोलेंगे सर उतना तो रिटर्न हमें एफडी में मिल रहा है, तो यानी कम से कम डबल तो मिले, तब तो रिस्क भी लें थोड़ा सा। अब वो डबल मिलेगा या नहीं, यही कौन बता रहा है आपको? पी रेशो बता रहा है। यानी पी रेशो बताता है कि आपको 1% या 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का है 100 रुपए और इसका ईपीएस है 10 रुपए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। तो इसका पी कितना आया? 10 का आया। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 100 रुपए ही करूंगा, तो 100 रुपए अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरे को रिटर्न कितना मिला परसेंटेज में? तो यही बता रहा है कि अगर पी किसी कंपनी का 10 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि लो पी जिन भी कंपनी का होता है वो अट्रैक्टिव होती हैं, यही मतलब हुआ। और जो हाई पी कंपनी होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। तो बैंक, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये चारों के चारों सेक्टर्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, इनके पी हमेशा हाई होते हैं। तो इनके पी आप अकेले चेक नहीं करते हो बल्कि इंडस्ट्री के साथ करते हो कंपेयर करके, ठीक है। किसकी? 10 के नीचे अट्रैक्टिव है ना, लो पी, इसलिए मैंने बताया। अब मैंने थंब रूल तो दे दिया कि एफडी से डबल रिटर्न मिलने चाहिए, तो 10 से नीचे के पी होंगे तभी आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, है ना। पर इन सेक्टर्स को अलग चश्मे से देखते हैं जैसा मैंने आपको बताया।
तो अलग चश्मा क्या होता है? सेक्टर पी। अब ये जो सेक्टर का पी है ये हमेशा ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं किसी कंपनी का, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं XYZ कंपनी है, ये शेयर का नाम है XYZ जो कि IT कंपनी है, ठीक है, और ये IT इंडेक्स है। तो IT का जो सेक्टर इंडेक्स है ना, इसका P है मान लेते हैं 50 और इस कंपनी का P है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है आउट परफॉर्मर है इस सेक्टर की, यही तो मतलब हुआ।